नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पछतावे के साथ घर वापसी। रागिनी आज सुबह से ही बहुत खालीपन महसूस कर रही थी। 4 दिनों की लंबी छुट्टियां रागिनी को 3 युगों के समान लग रही थी। 2-3 दिन तो घर के कामकाज में और घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदने में बीत गए, लेकिन आज सुबह से ही रागिनी को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वह कई महीनों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही वह खासी बोरियत महसूस कर रही थी। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 ही बजे थे। रागिनी का नहाना धोना और नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोछा और कपड़े धोने वाली बाइयाँ भी अपना अपना काम करके जा चुकी थी। यानी अब दिन भर न किसी का आना या जाना नहीं होना था। टीवी से भी बोर होकर रागिनी ने टीवी बंद कर दिया और फ़ोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर बातें करने के इरादे से अपनी माँ को फ़ोन लगाया। हेलो माँ, कैसी हो? क्या कर रही हो? रागिनी ने बड़े उत्साह से बोला। ओह, माँ का स्वर जैसे तिक्त हो गया रागिनी की आवाज़ सुनकर। ठीक हूँ बेटा, तू सुना कैसी है? अच्छा सुन, 2-3 दिन की छुट्टी है तो तेरे भाई भाभी और मैं अमृतसर जा रहे हैं। चल तुझसे बाद में बात करती हूँ, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। अब माँ के पास न रागिनी से बात करने का समय था और न ही उसकी बातें सुनने का। कुछ सोचकर रागिनी ने फिर फ़ोन उठाया और अपनी सबसे खास दोस्त आरती को फ़ोन मिलाया। हेलो आरती, कैसी है? क्या कर रही है? रागिनी ने कहा। ठीक हूँ, बस घर के काम कर रही हूँ। खाना, नाश्ता और बच्चे, बस यही सब। तू बता। कुछ नहीं यार, बोर हो रही थी तो सोचा तुझसे बात कर लूँ। चल ना, दोपहर में पिक्चर देखने चलते हैं। रागिनी उत्साह से बोली। नहीं यार, आज बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं नहीं जा पाऊंगी, फिर कभी चलते हैं। चल अच्छा, फ़ोन रखती हूँ मैं। घर में ढेर सारे काम हैं। पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करूँ? पति, बच्चे और सासू माँ के ढेर सारे काम और फरमाइशें होती हैं, उन्हीं को निपटा रही हूँ, कहकर आरती ने फ़ोन रख दिया। रागिनी से उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट होने से पहले रागिनी ने आरती की वह बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी जो उसने शायद अपने पति से बोली होगी। इस रागिनी के पास घर गृहस्थी का कोई काम तो है नहीं, दूसरों को भी अपनी तरह फालतू समझती है। बोलते समय स्वर की खींच साफ महसूस हो रही थी। फिर रागिनी ने आशा को फ़ोन मिलाया, लेकिन आशा का भी वही रवैया था। मतलब रागिनी से बात करने के लिए ना तो किसी के भी पास फुर्सत है और ना ही दिलचस्पी। उसने महसूस किया कि आजकल सब उससे कतराने लगे थे। रागिनी सोचने लगी, आखिर ये अकेलापन खुद उसी ने तो चुना है अपने लिए, तो अब मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? माँ और मेरी दोनों सहेलियाँ जबकि किसी ज़माने में उसके सबसे करीब हुआ करती थी, लेकिन आज एक गहरी सांस भरकर रागिनी ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। अब किसी और को फ़ोन करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही। ऐसे तैसे दिन कटा। शाम होते होते रागिनी को हल्का बुखार महसूस होने लगा। ना चाहते हुए भी उसने एक रोटी खाई और दवाई खाकर सोने चली गई। नींद आँखों से कोसों दूर थी। उसे याद आ रहा था जब एक बार उसे बुखार आया था, तब सासू माँ और रोहित कितना परेशान हो गए थे। सासू माँ तो झट से उसके लिए काढ़ा बना के आई थी और रोहित ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ही ले ली थी। जैसे तैसे रागिनी सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह बहुत हिम्मत करके चाय बनाकर गैलरी में आ गई। नीचे की लॉन में बिल्डिंग के बच्चे खेल रहे थे और उनके साथ बुजुर्ग जो पार्क में टहल रहे थे। न जाने क्यों उसके मन में एक हुक सी उठी और उसकी आंखें भर आई।
किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे थे। तुम भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी और तुम्हारा भाई है रागिनी, और मैं भी। हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द समझते हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे ताकि हमारे बच्चों को कभी अकेलापन महसूस न हो। रोहित हंसते हुए अक्सर रागिनी को छेड़ता रहता था। क्या चाहा था रोहित ने रागिनी से? केवल अपनेपन के अलावा और छोटी छोटी अपेक्षाओं के अलावा, जो एक पति सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है, जैसे कभी उसकी पसंद का खाना बना देना, घर में कोई आए तो उनके साथ बैठना, उसकी विधवा माँ का ध्यान रखना। लेकिन रोहित की इन छोटी छोटी अपेक्षाओं पर भी रागिनी बुरी तरह से भड़क जाती थी। उसे ये सब करना केवल अपने अधिकारों का हनन लगता। उसे रोहित की अपेक्षाएं पूरा करना गुलामी जैसा लगता था। पढ़ी हुई होना और नारी शक्ति, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन शब्दों ने तब उसका दिमाग खराब कर रखा था। रागिनी ने मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी बुद्धि और कार्यकुशलता के बल पर सफलता हासिल की थी। फिर एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती रागिनी पैसे और पद की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क करना ही भूल गई। एक बार जब रोहित की माँ काम करते करते फिसल गई थी और उनसे उठा नहीं जा रहा था, तब दोनों उन्हें सहारा देकर उनको कमरे तक लाए थे। लेकिन रागिनी उसके बाद तुरंत रागिनी अपने कमरे में चली गई। रोहित अकेले ही उनको डॉक्टर के पास ले गया। उनके पाँव में मोच थी और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था। घर आकर रोहित ने रागिनी से कहा, रागिनी, डॉक्टर ने माँ को बिस्तर से उठने को भी मना किया है। अगर हो सकता है तो कुछ दिन तुम छुट्टी ले लो और कुछ दिन मैं छुट्टी ले लूँगा। ऐसे में माँ की देखभाल भी हो जाएगी और हम दोनों को ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं लेनी पड़ेंगी। एक दिन तो रागिनी ने छुट्टी ले ली, लेकिन वो तो सारा दिन फ़ोन पर या तो अपनी माँ से बात करती या अपनी सहेलियों से। रागिनी अपनी माँ से बात करते हुए बोली, क्या आफत है माँ ये। जब से मेरी सास ने बिस्तर पकड़ा है तब से रोहित तो जैसे रोहित को मुझसे मतलब ही नहीं रह गया है, बस माँ की आओ भगत में लगा रहता है। तो रागिनी की माँ बोली, अरे बेटा, इन सास लोगों के आराम करने के और अपने बेटे बहू से सेवा कराने के बहाने होते हैं ये सब। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा और यहीं से ऑफिस आना जाना कर, तब सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, मैं कल ही वहाँ आती हूँ। चलो बाद में बात करती हूँ, कहकर रागिनी ने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह रागिनी सुबह सुबह अपना सामान लेकर तैयार हो गई। रोहित, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ और वहीं से ऑफिस जाऊँगी। लेकिन तुमने तो छुट्टी ली थी ना रागिनी, और माँ की ऐसी हालत में तुम्हें मायके जाने की पड़ी है। रोहित आश्चर्यचकित होते हुए बोला। तो रागिनी शक पकाते हुए बोली, नहीं, मुझे केवल एक दिन की ही छुट्टी मिली थी और मेरी भी अपनी लाइफ है रोहित। मुझे जो पसंद होगा मैं वो करूँगी। मेरा जब अपनी मम्मी पापा से मिलने का मन होगा मैं तब जाऊँगी। ऐसे तुम हर बात पर टोका टाकी मत किया करो मेरे साथ। रागिनी ने अपना बैग उठाया और अपने मायके चली गई। किसी तरह रोहित ने अपने गुस्से पे काबू किया और माँ की सेवा में लग गया। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर के नाम पर रागिनी का अहंकार दिन पर दिन इतना बढ़ता गया कि वह बात बात में रोहित की अवहेलना करने लगी। वो रोहित की छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी भावनाओं को आहत करने लगी। घर की जिम्मेदारियों से भागना और रोहित की अपेक्षाओं की उपेक्षा करना रागिनी की आदत में शामिल हो गया। रोहित चुपचाप उसकी सारी ज्यादतियाँ बर्दाश्त करता रहा था, लेकिन वह जितना ज़्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था
उतना ही ज़्यादा रागिनी का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। रागिनी को भड़काने में उसकी सहेलियों और उसके मायके वालों का सबसे बड़ा हाथ रहा। वे सब रागिनी की बातों या यूं कहिए उसकी तकलीफ़ों को बड़े गौर से सुनते और रोहित को भला बुरा कहकर रागिनी से सहानुभूति दर्शाते। उस समय ये दौड़ दौड़ कर रागिनी के दुखड़े सुनने चले आती थे और उसके कान भरते थे। तू क्यों उसके काम करे? तू क्या उसकी नौकरानी या खरीदी हुई गुलाम है? तू साफ मना कर दिया कर। पढ़ी लिखी है, क्या इस दिन के लिए ही इतनी पढ़ाई की थी तूने? एक दिन जब रोहित ने रागिनी से 1 कप चाय बनाने के लिए बोला तो रागिनी बुरी तरह बिफर गई और बोली, मैं अभी ऑफिस से थकी मंदी आई हूँ रोहित, और तुम मुझे ऑफिस से आते ही चूल्हे चौके का काम करने को कह रहे हो। उस दिन रागिनी ने न सिर्फ रोहित को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, बल्कि साफ साफ यह भी कह दिया कि वह अब और अधिक उसकी गुलामी नहीं करेगी। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं कि जब तब सिर झुकाकर उसका हुक्म मानती रहूं। कभी तुम्हारे माँ के काम करूं और कभी तुम्हारे। उसे इस गुलामी से छुटकारा चाहिए। रोहित सन्न सा खड़ा रह गया। एक छोटी सी बात इतना बड़ा मुद्दा बनेगी, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद वह बार बार माफ़ी मांगता रहा, पर रागिनी न मानी। तो आखिर में रागिनी की खुशी के लिए उसने अपने आंसू पीकर तलाक के कागजों पर दस्तखत करके उसे मुक्त कर दिया। पर रागिनी क्या सचमुच मुक्त हो पाई? रागिनी मायके आ गई। जब तक पापा थे तब तक रागिनी को सभी ने तवज्जो दी, लेकिन पिता के जाते ही माँ को भी अपनी फिक्र होने लगी और वो भी उससे कन्नी काटने लगी। भाई भाभी भी भला मायके में बहन को देख कभी खुश हो पाए हैं क्या? तब रागिनी ने अपने लिए अलग फ्लैट लिया और उसमें रहने लगी। आज रागिनी सोचने के लिए मजबूर हो गई थी कि जो सुरक्षा उसे रोहित और परिवार के बंधन में थी, उस सुरक्षा ने उसे समाज में सिर ऊंचा करके चलने की एक गौरवमयी आज़ादी दे रखी थी। तब उसके चारों ओर रोहित के नाम का एक अद्भुत सुरक्षा कवच था, जो लोगों की लोलुप और कुत्सित दृष्टि को उसके पास तक भटकने नहीं देता था। तब उसने उस सुरक्षा कवच को पैरों की बेड़ी समझा था, परिवार को बोझ समझा था, उस छत्र छाया की अवहेलना की थी। लेकिन आज रागिनी को एहसास हो रहा था कि जिसको उसने अपनी बेड़ी समझा था, उसने तो उसके पैरों को स्वतंत्रता से चलना बल्कि दौड़ना सिखाया था। रोहित से अलग होने की खबर फैलते ही लोगों की उसके प्रति दृष्टि ही बदल गई थी। औरतें उससे ऐसे बिदकने लगी थी जैसे वह कोई जंगली जानवर हो, और पुरुष उसके आसपास ऐसे मंडराने के बहाने ढूंढते रहते। 2-4 लोगों ने तो वक्त बेवक्त उसके घर पर आने की कोशिश भी की। हर कोई अपनी ही फिराक में रहता। अब तो बाजार यह कहीं भी आते जाते रागिनी को एक अजीब सा डर, असुरक्षा तथा संकोच हर समय घेरा रहता है, जबकि रोहित के साथ रहते हुए उसे कभी कहीं पर भी आने जाने में किसी भी तरह का डर नहीं लगा था। वह पुरुषों से भी कितना खुलकर हंसी मजाक कर लेती थी, घंटों गप्पे मारती थी, पर ना तो कभी रागिनी को कोई झिझक हुई और ना ही साथी पुरुषों को ही कोई झिझक हुई। पर अब किसी भी परिचित पुरुष से बातें करते हुए वह अंदर से घबराहट महसूस करती है। हंसी मजाक तो दूर, परिचित औरतें खुद भी अपने पतियों को रागिनी से दूर रखने का भरसक प्रयत्न करने लगी थी। पूजा के पति अनूप से रागिनी पहले कितनी बातें, कितनी हंसी ठिठोली करती थी। चारों जने अक्सर साथ ही फिल्म देखने, घूमने फिरने और रेस्तरां में साथ साथ लंच या डिनर
करने जाते थे। लेकिन रागिनी के तलाक के बाद एक दिन पूजा ने अकेले में स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अच्छा होगा तुम मेरे पति अनूप से दूर ही रहो। अपना घर तो तोड़ ही चुकी हो, अब मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। रागिनी स्तब्ध रह गई। आरती और आशा का रवैया भी दिन पर दिन रूखा होता जा रहा था। वे भी अब उससे कन्नी काटने लगी थी। उन्होंने पहले की तरह अब अपनी शादी या बच्चों के जन्मदिन पर रागिनी को बुलावा देना बंद कर दिया। कहाँ तो यही दोनों जब तब रागिनी को घेरे रहती थी। रागिनी को पता ही नहीं चला कि कब से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 3 साल हो गए उसे तलाक लिए। शुरू के साल भर तो उसे लगा था कि जैसे वह कैद से आज़ाद हो गई, अब वह अपनी मर्जी से रहेगी। पर फिर 1.5-2 साल होते होते वह अकेली पड़ने लगी। न कोई हंसने बोलने वाला, न साथ देने वाला। सारी सहेलियां अपने पति बच्चों में व्यस्त होती गईं और रागिनी अकेली पड़ती गई। आज उसे अपनी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, अपनी नौकरी, पैसा सब कुछ बेमानी सा लग रहा था। अकेले तन्हा जिंदगी बिताना कितना भयावह और दुखद होता है, यह आज रागिनी को समझ आ रहा था। सोचते सोचते रागिनी सुबकने लगी। खाना खाने का भी मन नहीं हुआ उसका। अगले दिन बेमन से ऑफिस के लिए तैयार हुई। ऑफिस में भी वह गुमसुम सी रही। उसकी और रोहित की पुरानी दोस्त और सहकर्मी खुशी कई दिनों से देख रही थी कि रागिनी कुछ उदास और बुझी बुझी सी रहती है। खुशी रोहित को बहुत अच्छी तरह जानती थी। तलाक के पहले खुशी ने रागिनी को बहुत समझाया था कि वह गलत कर रही है, मगर तब रागिनी को खुशी अपनी दुश्मन और रोहित की अंतरंग लगती थी। लेकिन आज रागिनी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे तो खुशी अपने आप को रोक नहीं पाई। वह रागिनी के पास जाकर बैठी और बड़े प्यार से उससे पूछा, क्या बात है रागिनी, बड़े परेशान नजर आ रही हो। उसके सहानुभूतिपूर्ण स्वर और स्पर्श से रागिनी के मन में जमा गुबार आंसुओं के रूप में बहने लगा। खुशी बिना उससे कुछ कहे ही समझ गई कि उसे अब रोहित को छोड़ देने का दुख हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था रागिनी कि रोहित को छोड़ने की गलती मत कर, लेकिन तुमने अपनी उन शुभ चिंतकों की बातों में आकर मेरी एक भी नहीं सुनी। तब मैं तुम्हें दुश्मन लगती थी। आज छोड़ा न सबने तुम्हें अकेला। खुशी ने कड़वे स्वर में कहा। बस करो खुशी, अब मेरे दुखी मन पर और तीर न चलाओ, रागिनी रोते हुए बोली। मैं पहले से जानती थी रागिनी कि एक दिन तुम जरूर पछताओगी, और अब भी तुम चुपचाप बैठी आंसू बहा रही हो। अकेली औरत के लिए इस समाज में अपनी इज्जत बनाए रखना बहुत मुश्किल है। हर कोई झूठी सहानुभूति दिखाकर तुम पे डोरे डालना चाहेगा। हर कोई मौके की तलाश में रहता है। खुशी का स्वर रागिनी की हालत देखकर अब कुछ नर्म हुआ। मैं सब समझ रही हूँ खुशी, मैं खुद परेशान हो गई हूँ ऑफिस के पुरुष सहकर्मियों और पड़ोसियों के व्यवहार से, लेकिन क्या करूँ मैं, अब मैं वापस भी नहीं जा सकती। रागिनी आंसू पोंछ कर बोली। तुमने रोहित से सामंजस्य बिठाने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया रागिनी, थोड़ा सा भी धीरज नहीं रखा साथ चलने के लिए, अपनी अहम पर अड़ी रही। रोहित को समझने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया। घर के प्रति अपनापन ही तो मांगा था उसने, लेकिन तुमने पति पत्नी के रिश्ते को मजाक समझा, खुशी ने कठोर स्वर में कहा। फिर खुशी रागिनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, रोहित तुझसे सच्चा प्यार करता है, तभी 3 साल से अकेला है। उसने दूसरी शादी तक नहीं की। उसकी माँ उसे हमेशा कहती है, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। कल मैं और केशव उसके घर गए थे। वो बहुत उदास था, लेकिन वो
आज भी अपने परिवार के रूप में बस तेरी ही कल्पना करता है और उसे आज भी तेरा इंतजार ही नहीं बल्कि तेरे आने का विश्वास भी है। इससे पहले कि वह मजबूर होकर दूसरी शादी कर ले, उससे समझौता कर ले, वरना उम्र भर पछताती रहेगी तू। उसके प्यार को देख, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दे। हम यही गलती करते हैं कि प्यार को नज़रअंदाज करके छोटी मोटी गलतियों को पकड़ कर बैठ जाते हैं और अपना रिश्ता, अपना घर तोड़ लेते हैं। पर ये नहीं सोचते कि घर के साथ साथ हम स्वयं भी टूट जाते हैं। चल अभी रोहित को फ़ोन लगा और उसे बात कर। एक गहरी सांस लेकर खुशी चुप हो गई और रागिनी की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी। रोहित मुझे माफ़ करेगा क्या? रागिनी उदास होते हुए बोली। रोहित के प्यार पर शक मत कर रागिनी, और जल्दी से उसे फ़ोन लगा। खुशी रोहित का नंबर डायल करती है और फ़ोन रागिनी को पकड़ाती है। वहाँ से रोहित फ़ोन उठाता है और हेलो बोलता है। रागिनी चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रोहित ने कहा, हेलो रागिनी। रागिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। अगले ही पल रागिनी रोहित से मिलने को निकल पड़ती है। रोहित 3 साल बाद उसे अचानक देखकर आश्चर्यचकित था। रागिनी बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। रोहित ने उसे कसकर अपने बाहु पास में बांध लिया। दोनों देर तक आंसू बहाते रहे। मनों का मैल और 3 सालों की दूरियां आंसुओं से धुल गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद रोहित ने कहा, 3 साल हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी मेरी याद नहीं आई? एक पल के लिए भी तुमने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जी रहा होऊंगा तुम्हारे बगैर? क्या इतना कमज़ोर रिश्ता था हम दोनों का? कहते कहते रोहित की आवाज़ कांपने लगी तो रागिनी रोंदे हुए गले से बोली, मुझे माफ़ कर दो रोहित। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज़ क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्तों के बीच में आने की इजाज़त दे दी। जब तक अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक मैं तलाक के पेपर पर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इतना दूर कर दिया था कि मैं फिर दोबारा तुम्हारे पास लौटकर ना आ सकी। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि जो मेरी सबसे ज़्यादा परवाह किया करता था, मैंने उसकी ही कदर नहीं की। घर परिवार को हमेशा एक बोझ समझा। कहकर रागिनी फफक कर रो पड़ती है। फिर कुछ शांत होते हुए रागिनी बोली, लेकिन रोहित, तुम भी तो मुझे फ़ोन कर सकते थे ना। मुझे मनाने की कोशिश की होती या मुझे लेने ही आ जाते। तो रोहित बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन तुम्हारे अहम की दीवारें भावनाओं से इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी कि शायद तुम लौटती नहीं। तो रागिनी घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रोहित। क्या तुम फिर से अपने दिल में मेरे लिए जगह बना सकते हो? वह जगह तो अभी भी तुम्हारी ही है रागिनी। तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो या तुम्हारी याद में रोया ना हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। भावनाओं के सारे बांध टूट चुके थे और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रागिनी दौड़ कर जाती है और रोहित की माँ के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे समझ ही नहीं थी कि जिस बंधन को मैं बेड़ियाँ समझ रही थी वो तो एक स्त्री के जीवन का आधार होती हैं, जिनके बिना एक स्त्री का इस संसार में रहना बहुत कठिन है। रागिनी रोहित की माँ के पैरों में गिड़गिड़ाई जा रही थी। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए
तो उसे भूला नहीं कहते। जो भी हुआ उसे भूल जाओ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, कहकर रोहित की माँ ने रागिनी को गले लगा लिया। दोस्तों, अक्सर रिश्तों में जिद को पकड़े रखने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। रिश्तों को पकड़ कर रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।